हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी लर्निंग ट्रिक्स। क्रेजी लर्निंग ट्रिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय है साउथ अमेरिका कंटिनेंट। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स और पॉलिटिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में साउथ अमेरिका कंटिनेंट में पाए जाने वाले माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स, पेनिनसुला, आइलैंड्स और इसके साथ ही ओशंस एंड सीज, बेज एंड गल्फ्स, स्ट्रेट्स एंड चैनल्स, लेक्स, रिवर्स एंड डीप्स की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ पॉलिटिकल फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक वीडियो से आपके साउथ अमेरिका कंटिनेंट की पर्याप्त तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साउथ अमेरिका कंटिनेंट। साउथ अमेरिका कंटिनेंट विश्व में यानी पूरे संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा कंटिनेंट है, चौथा सबसे बड़ा कंटिनेंट है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला नंबर एशिया का, सेकंड अफ्रीका का, थर्ड पोजीशन पर आता है नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ प्लेस पर आता है साउथ अमेरिका कंटिनेंट। साउथ अमेरिका कंटिनेंट की लोकेशन नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के साउथ की ओर है। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसका अमेरिका नाम कैसे पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूरोप महाद्वीप के दो देश पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन, ये वो दो देश हैं जिन्होंने 16वीं शताब्दी में नए भौगोलिक देशों के खोज की यात्रा प्रारंभ की थी। यानी इन्होंने नई भौगोलिक खोजें की कब? 16वीं शताब्दी में। और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने इन यात्राओं को बढ़ावा दिया। इसी के तहत सन 1498 में यानी 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। इसी के तहत एक यात्री अमेरिगो वेस्पुक्की अमेरिका पहुंचा और इसी अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर अमेरिका नाम रखा गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट के मैप की ओर। साउथ अमेरिका कंटिनेंट सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन सी में अवस्थित वेस्ट इंडीज और इसके साथ में ग्रेटर और लेसर एंटिलीज, ये पूरा क्षेत्र मिलकर के लैटिन अमेरिका कहलाता है। अब इसको लैटिन अमेरिका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि लैटिन जिस प्रकार से अपने भारत देश में संस्कृत एक प्राचीन लैंग्वेज है, इसी प्रकार से रोम वासियों की, जब रोम साम्राज्य हुआ करता था तो उनकी लैंग्वेज होती थी लैटिन। और जिस प्रकार से संस्कृत से हिंदी, पंजाबी, मराठी और अन्य भाषाओं का जन्म हुआ, उसी प्रकार से लैटिन से कई एक भाषाएं विकसित हुई। वो भाषाएं हैं स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, इटालियन। इस प्रकार से कई भाषाएं लैटिन से विकसित हुई। जब रोम वासियों ने अमेरिका के इस क्षेत्र को अपनी कॉलोनी बनाया और यहाँ पर वो बसे, तो यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज का काफ़ी प्रचलन हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर लैटिन बोलने वाले लोग रहने लगे। तो इसी कारण इस पूरे क्षेत्र को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। ये जो बॉर्डर है, आपको मैक्सिको का बॉर्डर दिख रहा होगा। इस बॉर्डर से नीचे की ओर मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और वेस्ट इंडीज, इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को मिला करके लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब हम मूव करते हैं साउथ अमेरिका के मैप की ओर। साउथ अमेरिका में आपको कुल मिलाकर के 15 देश मिलेंगे।
जिनमें से 13 देश, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, कोलंबिया से लेकर के वेनेजुएला, जीएसएफ यानी गुयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गुयाना, ये 5 कंट्रीज, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये 13 देश प्लस 13 कंट्रीज और प्लस 2 कंट्री कौन कौन सी हैं? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, और ये वाला देश जो आपको दिखाई दे रहा है फॉकलैंड, ये 2 कंट्रीज और 13 कंट्री, ये कुल मिलाकर के 15 देश साउथ अमेरिका कंटिनेंट के तहत आते हैं, जिनमें से 13 देश मेनलैंड पर हैं और 2 देश, एक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जिसकी लोकेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो यहाँ पर, 13 देश यहाँ पर, और एक देश है फॉकलैंड। इन सभी देशों में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है और फॉकलैंड सबसे छोटा देश है। अब मेनलैंड पर 13 कंट्री हैं, जिनमें से एक ब्राज़ील को निकाल दीजिए, बच जाते हैं 12 कंट्री। 12 देशों में से 10 देशों के साथ ब्राज़ील अपनी सीमा साझा करता है। अब वो 2 देश कौन से हैं जिनके साथ ब्राज़ील अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये आपको मैप में दिख रहा है, चिली और इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर के साथ में ब्राज़ील अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पूरे साउथ अमेरिका कंटिनेंट में आपको 2 देश लैंडलॉक्ड कंट्री मिलेंगे, यानी स्थलरूढ़ देश। कहने का मतलब ये है कि बोलीविया और पराग्वे 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी भी समुद्र या ओशन को टच नहीं करती हैं। शेष बचे 11 देशों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ को अब हम थोड़ा सा आसानी से समझते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 13 देश हैं, 13, एक यहाँ और एक यहाँ, कुल कितने हो गए? 15 कंट्री हैं, जिनमें से ब्राज़ील सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। लैंडलॉक्ड बोलीविया और पराग्वे। ब्राज़ील किन के साथ सीमा साझा नहीं करता? चिली और इक्वाडोर के साथ। अब यहाँ पर 13 में से 2 देश जो कि लैंडलॉक्ड हैं, इनको निकाल दीजिए तो कितनी कंट्री हैं? 11 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र यानी सी या ओशन से मिलती है। यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका कंटिनेंट के वेस्ट की ओर आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, यहाँ पर आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, यहाँ पर आपको मिलेगा साउथ अटलांटिक, और यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक। कहने का मतलब ये हुआ कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट के वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर आपको मिलेगा साउथ पैसिफिक ओशन, ईस्ट की ओर आपको मिलेगा साउथ अटलांटिक ओशन, उत्तर पूर्व की ओर आपको मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये यहाँ पर आपको मिलेगा कैरेबियन सी में आपको ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज, और इस पूरे भाग को कहा जाता है वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों, अब हम मूव करते हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट के फिजिकल डिवीजन की ओर। इसको 4 भौगोलिक विभागों में बांटा गया है। पहला भाग है पश्चिमी तटीय पट्टी। पश्चिमी तटीय पट्टी साउथ अमेरिका कंटिनेंट के पश्चिम की ओर पैसिफिक ओशन के साथ साथ एक सक्रिय निम्न भूमि की पट्टी है, जहां पर मैं ये मार्किंग कर रहा हूं। इसको कहा जाता है पश्चिमी तटीय पट्टी। और इस तटीय पट्टी में एक उस्प्लाटा नामक दर्रा है। कौन सा दर्रा है? उस्प्लाटा नाम का दर्रा है, जिससे होकर के ट्रांस इंडियन रेल मार्ग गुजरता है। तो पहला जो भौगोलिक विभाग है वो क्या है? पश्चिमी तटीय पट्टी। दूसरा है
जब आप इस पश्चिमी तटीय पट्टी से ईस्ट की ओर मूव करेंगे तो मैप में आपको दिख रहा है ये पर्वतमाला, ये जो ऊंची जगह आपको दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है पश्चिमी पर्वतमाला। और इस पर्वतमाला को एंडीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंडीज पर्वतमाला। और इस पर्वतमाला की जो लेंथ है वो कितनी है? 7000 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये संसार की, पूरे संसार की, चाहे हिमालय हो, रॉकी हो, कोई भी पर्वतमाला हो, इससे छोटी है। ये संसार की सबसे बड़ी पर्वतमाला है जिसको कहा जाता है एंडीज। नेक्स्ट, इसके बाद में जब हम ईस्ट की ओर मूव करते हैं और इससे ईस्ट की ओर जाते हैं तो हमें कुछ मैदान दिखाई देता है। मैप में जो मैदान दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है मध्यवर्ती मैदान। ये मध्यवर्ती मैदान साउथ अमेरिका कंटिनेंट के 45%, साउथ अमेरिका कंटिनेंट के 45% एरिया को कवर करता है। इसमें विशेषतः ओरिनिको, अमेजन और प्लाटा, ओरिनिको, अमेजन और प्लाटा नदियों की जो बेसिन है वो एरिया कवर होता है। ओरिनिको नदी इस एंडीज से निकल करके गुयाना प्लेट्यू का चक्कर काटते हुए कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में। उसके बाद में अमेजन रिवर भी यहाँ से अमेजन रिवर भी एंडीज से निकलती है। और यहाँ पर आपको मिलेगी प्लाटा में PPU, यानी पराना, पराग्वे और उरुग्वे, 3 नदियाँ और इनकी सहायक नदियाँ मिल करके क्या कहलाती हैं? प्लाटा। तो ओरिनिको, अमेजन और प्लाटा, इन तीनों के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसको क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती मैदान। ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट के 45% एरिया को कवर करता है। जब आप इस मध्यवर्ती मैदान से और ईस्ट की ओर मूव करेंगे, यानी और पूर्व की ओर जाएंगे, तो आपको पूर्वी उच्च भूमि मिलेगी। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है कि ये उच्च भूमि गुयाना हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, इस प्रकार से ये उच्च भूमि आपको मिलेगी। ये उच्च भूमियां आपको पूर्व की ओर मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल फीचर्स की। फिजिकल फीचर्स में आपको मैंने फिजिकल विभाग यानी फिजिकल डिवीजन को बताया। इसके साथ ही अब हम शुरुआत करते हैं माउंटेन्स। पश्चिमी पर्वतमाला, ये पर्वतमाला आपको दिख रही है, इसी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? कॉर्डिलेरा ऑफ एंडीज। इसको क्या कहा जाता है? कॉर्डिलेरा ऑफ एंडीज। इक्वाडोर में आपको मिलेगा कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो, 2 माउंटेन्स मिलेंगे। कोटोपैक्सी संसार का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा? संसार का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर मिलेगा? कोटोपैक्सी में। इसके बाद में चिम्बाराजो, यहाँ पर आपको मिलेगा कोटोपैक्सी और इसके दक्षिण की ओर आपको मिलेगा चिम्बाराजो। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर लगभग इस जगह टेरा ओजस डेल सलाडो माउंटेन्स मिलेंगे। और साउथ अमेरिका कंटिनेंट के सबसे ऊंचा पर्वत अकोंकागुआ, जिसकी हाइट है 6960। इसकी हाइट कितनी है? 6960। कोटोपैक्सी की हाइट आपको मिलेगी 5896, चिम्बाराजो की 6267 और ओजस डेल सलाडो की 6908 मीटर्स। इन सभी की हाइट इतने मीटर्स में आपको मिलेगी, जिनमें से आप देख रहे हैं कि अकोंकागुआ एक ऐसा माउंटेन है जो कि साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन है। अब हम बात करते हैं
पठार। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में मेनली आपको 3 पठार मिलेंगे। ये पठार क्रम से गुयाना प्लेट्यू, उसके बाद में मैटो ग्रासो और बोलिवियन प्लेट्यू। सबसे नॉर्थ की ओर गुयाना प्लेट्यू, मैटो ग्रासो और बोलिवियन प्लेट्यू। मैदान की हम बातचीत कर ही चुके हैं। ओरिनिको, अमेजन और प्लाटा, इन तीनों नदियों के जो बेसिन में, ओरिनिको, अमेजन और प्लाटा, इन तीनों नदियों के बेसिन से जो मैदान निर्मित होता है उसको कहा जाता है मध्यवर्ती मैदान। और ये मध्यवर्ती मैदान कितना एरिया कवर करता है? 45%। अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में आपको 2 डेजर्ट्स मिलेंगे। कहने का मतलब प्रमुख रूप से 2 डेजर्ट मिलेंगे। अटाकामा आपको पश्चिमी तटीय पट्टी पर आपको चिली और पेरू की सीमा पर यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट मिलेगा। और अर्जेंटीना के दक्षिण पूर्व में आपको मिलेगा पेंटागोनिया का डेजर्ट, पेंटागोनिया डेजर्ट और अटाकामा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अटाकामा डेजर्ट एक हॉट डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है? हॉट। जबकि पेंटागोनिया डेजर्ट कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। अब इसका मैं कारण भी आपको यहीं पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गैलापागोस आइलैंड, जिस पर राजनीतिक अधिकार इक्वाडोर का है, और ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है ओलिव रिडले टर्टल के प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। गालापागोस आइलैंड से होकर के गुजरता है इक्वेटर यानी 0 डिग्री अक्षांश किससे होकर के गुजरता है? गालापागोस आइलैंड से। और यहाँ पर आपको मिलेगा अमेजन का माउथ, यानी जहाँ पर अमेजन अपनी एस्चुरी बनाती है वहाँ से लेकर के गालापागोस तक आपको क्या मिलेगा? इक्वेटर से अटाकामा की नज़दीकी होना, ये इसका बहुत बड़ा कारण है कि अटाकामा कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। और पेंटागोनिया इक्वेटर से काफ़ी दूर है, इस कारण से ये कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलाज की। पेनिनसुला साउथ अमेरिका कंटिनेंट में स्पेशली 3 पेनिनसुला मिलेंगे आपको। ये प्रायद्वीप हैं टैटो प्रायद्वीप, ताइवान और वाल्देज। TTV यानी टैटो, ताइवान और वाल्देज। टैटो प्रायद्वीप आपको मैप में यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रायद्वीप को कहा जाता है टैटो प्रायद्वीप। और टैटो प्रायद्वीप के साउथ की ओर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ पेनास के और पैसिफिक ओशन के बीच में, गल्फ ऑफ पेनास और पैसिफिक ओशन के बीच में इसके साउथ की ओर आपको यहाँ मिलेगा ताइवान प्लेट्यू। और ताइवान पेनिनसुला यानी ताइवान प्रायद्वीप और वाल्देज प्रायद्वीप आपको अर्जेंटीना के ईस्ट की ओर, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, यहाँ पर मैंने क्रिम्सन कलर से राउंड किया हुआ है, तो इसको कहा जाता है वाल्देज प्रायद्वीप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आइलैंड्स के बारे में। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में कुछ एक आइलैंड्स पाए जाते हैं और ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि फला आइलैंड पर कौन से देश का राजनीतिक अधिकार है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर। आपको यहाँ पर मिलेगा कोकोस आइलैंड पर पॉलिटिकल राइट है कोस्टा रिका का। मालपेलो आइलैंड पर कोलंबिया का। गालापागोस, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, इक्वाडोर का। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ओलिव रिडले टर्टल के प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में यहाँ पर आपको चिली के 3 आइलैंड्स मिलेंगे, जिनके नाम क्रम से सैन फेलिक्स, सैन एम्ब्रोसियो और जुआन फर्नांडीज।
सैन फेलिक्स, सैन अम्ब्रोसियो और जुआन फर्नांडीज। ये 3 आइलैंड्स किसके पॉलिटिकल अधिकार में है? चिली के। और उसके बाद में मार्गरेटा, मार्गरेटा आइलैंड आपको इस जगह मिलेगा, इस पर पॉलिटिकल अधिकार है वेनेजुएला का। और कराकाओ आइलैंड, कराकाओ आइलैंड आपको वेनेजुएला गल्फ के साथ में ही मिलेगा, इसी के साथ यहाँ पर, और इस पर भी अधिकार है वेनेजुएला का। तो अब हम बात करते हैं बेज एंड गल्फ, यानी साउथ अमेरिका में कौन कौन सी आपको खाड़ी मिलेंगी और कौन कौन से गल्फ मिलेंगे। तो सबसे पहले गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा, ये स्ट्रेच, जो ये स्ट्रेच आपको दिख रहा है जिस पर मैं मार्किंग कर रहा हूं, इसको कहा जाता है पनामा इस्थमस। एक बार फिर से देखिए, ये जो स्ट्रेच है जहां मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये स्ट्रेच कहा जाता है पनामा इस्थमस। इस्थमस यानी हिंदी में कहें तो स्थल संधि। स्थल संधि उस पतली सकरी पट्टी, यानी स्थल की, जमीन की उस पतली सकरी पट्टी को कहा जाता है जो किसी 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है। अब इस पनामा इस्थमस से, पनामा इस्थमस को काट करके, यहाँ पर काट करके एक कैनाल निकाली गई जिसको कहा जाता है पनामा कैनल। अब ये पनामा स्थल इस्थमस, जो पनामा स्थल संधि है, ये स्थल संधि किस किस को जोड़ती है? ये जोड़ती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। इसको काट करके, यहाँ से काट करके बनाया गया पनामा कैनल। पनामा कैनल से क्या हुआ? पैसिफिक ओशन और कैरेबियन ओशन दोनों आपस में जुड़ गए। यहाँ पर एक परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट नोट करने योग्य है। इस तरफ आपको मिलेगा पनामा बंदरगाह और कैरेबियन सी की ओर आपको मिलेगा कोलोन बंदरगाह। तो दोस्तों, इसको लर्न करने की ट्रिक ये है कि पनामा कैनल का वो किनारा जो पैसिफिक ओशन की ओर है, वहां पर आपको मिलेगा पनामा बंदरगाह, और जो कैरेबियन सी की ओर है उस पर मिलेगा आपको कोलोन बंदरगाह। तो दोस्तों, इस इस्थमस और पनामा कैनल और ये बंदरगाह बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको बताना चाहता था गल्फ ऑफ पनामा। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की ओर कि गल्फ ऑफ पनामा इस जगह को कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां पर मिलेगा आपको गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ ग्वायाकिल आपको मिलेगा ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको गल्फ ऑफ ग्वायाकिल मिलेगा। गल्फ ऑफ कार्कोवाडो आपको यहां पर मिलेगा। इसके बाद में गल्फ ऑफ पेनास टेटो पेनिनसुला के, ये पेनिनसुला आपको टेटो पेनिनसुला बताया था, इसके दक्षिण की ओर आपको यहां पर मिलेगा गल्फ ऑफ पेनास। इसके बाद में ग्रांडेवे आपको यहां पर मिलेगा। गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज यहां पर, गल्फ ऑफ सेंट मेटियास यहां पर, बाहिया ब्लांका आपको यहां पर मिलेगा, और रियो डी ला प्लाटा आपको यहां पर मिलेगा। इसके बाद में आपको, जब आप और नॉर्थ की ओर मूव करेंगे तो आपको यहां मिलेगा साल्वाडोर बे और गल्फ ऑफ वेनेजुएला। ये जो पोर्शन आप खाली देख रहे हैं जहां पर आपको वाटर की प्रेजेंस दिख रही है, कहने का मतलब ये जो ब्लू पोर्शन मेनलैंड के अंदर की ओर आप देख रहे हैं, इस जगह यहां पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ वेनेजुएला और गल्फ ऑफ डेरियन आपको इस जगह पर गल्फ ऑफ पनामा के साथ ही यहां पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बेज एंड गल्फ्स के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया। इस डिस्कशन से फायदा ये है कि आप अगर इन गल्फ को ध्यान में रखेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल एग्जाम के टाइम में आपका माइंड बिल्कुल क्लिक कर जाएगा कि
आपको कौन सा गल्फ कहाँ पर है, रियो डी प्लाटा कहाँ पर है, या गल्फ ऑफ ग्वायाकिल आपको कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैगेलन स्ट्रेट। साउथ अमेरिका कंटिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैगेलन स्ट्रेट आपको यहाँ पर मिलेगा। मैगेलन स्ट्रेट आपको कहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर। अब इसका नाम मैगेलन स्ट्रेट क्यों रखा गया, आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैगेलन एक ऐसा नाविक था जिसने अपनी नाव से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, और वो मैगेलन इस रास्ते से होकर के गुजरा था। तो इसलिए इस जगह को, इस स्ट्रेट को क्या कहा जाता है, मैगेलन स्ट्रेट। तो अब हम बात करते हैं लेक्स की। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में प्रमुखतः 3 लेक पाए जाते हैं। कहने का मतलब 3 प्रमुख हैं, और लेक तो बहुत होते हैं, छोटे मोटे बहुत होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 लेक्स को ध्यान रखना चाहिए। इसमें से सबसे पहला लेक आपको मिलेगा वेनेजुएला में। वेनेजुएला में आपको कौन सा लेक मिलेगा, मराकाइबो। कौन सा लेक मिलेगा आपको, मराकाइबो। मराकाइबो लेक किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। किसके, तेल खनन के लिए, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए मराकाइबो लेक प्रसिद्ध है। इसके बाद में टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक आपको पेरू और बोलीविया की सीमा पर, पेरू और बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका लेक मिलेगा। और ये लेक संसार का सबसे ऊंचा नौकागम्य लेक है। कहने का मतलब ये है कि ये संसार की सबसे ऊंची ऐसी लेक है जहां पर नाव चलती है। और इस टिटिकाका लेक के साउथ की ओर, टिटिकाका लेक के साउथ की ओर आपको बोलीविया में मिलेगा लेक पोपो। कौन सा लेक मिलेगा, लेक पोपो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रिवर्स की। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में आपको स्पेशली 3 रिवर्स, ओरिनिको, अमेजन और प्लाटा। प्लाटा में आपको 3 नदियां मिलेंगी, ओरिनिको, अमेजन और प्लाटा। प्लाटा में ध्यान रखना, इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, PPU, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। कौन कौन सी, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। तो ओरिनिको रिवर ओरिजिनेट होती है एंडीज से, एंडीज के नॉर्थ साइड से ओरिजिनेट होती है, और ये गुयाना प्लेट्यू का चक्कर काटते हुए कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक ओशन में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, मेटा, आपूर और करोनी। इसके बाद में दूसरी नदी है अमेजन। अमेजन संसार की सबसे विशाल नदी है। कहने का मतलब इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, जितने क्षेत्र के जल को ये लेकर के आती है, वो ड्रेनेज बेसिन संसार की सभी नदियों से बड़ा है। परंतु यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने योग्य है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये नदी उससे विशाल तो है पर लंबाई में कम है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे विशाल ड्रेनेज बेसिन वाली नदी कौन सी है, तो अमेजन होगी। और अगर ये पूछा जाता है कि नील और अमेजन में से कौन सी नदी लंबी है, तो आप टिक करेंगे नील नदी पर, क्योंकि नील नदी का विस्तार थोड़ा कम है लेकिन लंबाई अधिक है। इसकी कुछ एक सहायक नदियां इस प्रकार से हैं, जापुरा, परोस, रूजवेल्ट। अब हम बात करते हैं प्लाटा। प्लाटा में PPU यानी पराना, पराग्वे और उरुग्वे, ये तीनों नदियां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, प्लाटा का। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तीनों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, प्लाटा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसके फिजिकल फीचर्स को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में लगभग 10% भूभाग पर, यानी साउथ अमेरिका कंटिनेंट के
कुल क्षेत्रफल के 10% भाग पर ही कृषि की जाती है, यानी कुल अरेबल लैंड कितना है 10%, जो कि आपको अर्जेंटीना और उरुग्वे इस क्षेत्र में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी कृषि अरेबल लैंड मिलेगा। यहाँ पर गेहूँ, मक्का इसकी खेती की जाती है। इसके साथ ही कुछ खेती आपको ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर में मिलेगी। यहाँ पर स्पेशली कहवा यानी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील में कहवा यानी कॉफ़ी, कपास और गन्ना का उत्पादन किया जाता है। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में कहवा उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है। और यहाँ पर जो कॉफ़ी के बाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फजेंडा। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS 2017 में पूछा गया था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एक हाइलाइट्स की बातचीत कर लेते हैं। साउथ अमेरिका कंटिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एकोंकागुआ। इसकी हाइट है 6960। नौकागम में सबसे ऊंची झील टिटिकाका, पेरू बोलीविया की सीमा पर। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी आपको मिलेगी इक्वाडोर की राजधानी क्विटो की पोजीशन लगभग इस जगह है और यह पश्चिमी पर्वतमाला पर ही अवस्थित है, तो इसलिए यह संसार की सबसे ऊंची राजधानी है। यहाँ पर अमेजन बेसिन में बहुत बड़ी मात्रा में वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 1500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एंटीटर, प्यूमा, जगुआर, कैंडोर, रिया, अनाकोंडा सर्प, आर्माडिलो, हमिंगबर्ड, लामा, अल्पका, ग्वांको, इस तरह के कई एक विचित्र तरह के प्राणी पाए जाते हैं। प्यूमा और जगुआर दोनों सिंह परिवार के सदस्य हैं और ये पेड़ों पर भी रह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्यूमा और जगुआर और एक चीते में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि चीता पेड़ पर नहीं रह सकता, लेकिन प्यूमा और जगुआर पेड़ पर भी रह सकते हैं। कैंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया यह उड़ नहीं सकता है और भागता तो तेज है। अनाकोंडा सर्प यह अमेजन बेसिन का एक स्पेशल फीचर है कि अनाकोंडा सर्प आपको 10 से 12 मीटर लंबा अनाकोंडा अमेजन बेसिन में मिलेगा। आर्माडिलो पक्षी यह विपत्ति के समय सिकुड़ करके काफ़ी छोटा हो जाता है। हमिंग बर्ड हेलीकॉप्टर की तरह गतिहीन होकर के उड़ान भर सकता है। कौन? हमिंग बर्ड। और एंडीज पर आपको लामा प्रजाति का एक ऊंट की तरह एक लामा प्रजाति पाई जाती है, जो कि माल ढोने का काम करती है। और लामा के ही दो वर्जन पाए जाते हैं, अल्पका और ग्वांको एक जंगली वर्जन है और अल्पका लामा का एक थोड़ा सा छोटा रूप है। कहने का मतलब लामा ऊंट की तरह होता है और अल्पका उससे थोड़ा छोटा होता है और ग्वांको जंगली है, यानी अल्पका का जंगली वर्जन आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ एक उद्योग के बारे में। अटाकामा मरुस्थल फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अटाकामा मरुस्थल आपको पश्चिमी पट्टी के लगभग बीच में यहाँ पेरू और चिली की सीमा पर मिलेगा। और ये कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट में वर्षा का न होना एक अभिशाप माना जाता है, लेकिन अटाकामा मरुस्थल के लिए ये एक वरदान साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट के बहुत अधिक भंडार पाए गए, जिनमें चिली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और नाइट्रेट का उपयोग आप सभी जानते हैं किस में किया जाता है? यूरिया के उत्पादन में, यानी उर्वरक के उत्पादन में। अब कैरिबियन
तट पर वेनेजुएला और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। कैरेबियन तट, ये कैरेबियन सी है, इसके तट पर वेनेजुएला और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये ऑयल एक्सट्रैक्शन में काफ़ी फेमस है। और वेनेजुएला की मैराकाइबो झील ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। त्रिनिदाद में तारकोल का उत्पादन भी किया जाता है। चिली का चुक्की कमाता पठार, चिले का चुक्की कमाता पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, और इसको विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। बोलीविया टिन के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान रखता है। और सूरीनाम व गोयाना बॉक्साइट का सबसे बड़े उत्पादक हैं। सूरीनाम और गोयाना इनको लर्न करने के लिए जीएसएफ, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जीएसएफ यानी गोयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गोयाना। जीएसएफ यूरोप में आप पीएसएफ यानी पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, और एनएसएफ यानी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन 3 ट्रिक को आप लर्न कीजिए। कई बार आपको मैप में ये डिटेक्ट करने के लिए बताया जाता है कि कौन सा देश किसके साथ सीमा बनाता है, नहीं बनाता, तो ये मेरी तीनों पर्सनल ट्रिक्स हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। जीएसएफ यानी गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, पीएसएफ पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, एनएसएफ नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो सूरीनाम और गुयाना किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट उत्पादन के लिए। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट के सबसे बड़े देश ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रासिल नाम की लकड़ी पाई जाती है। एक वृक्ष होता है ब्रासिल, जिसको रेडवुड के नाम से जाना जाता है। अगर शुद्ध रूप से कहें तो अपने यहाँ शीशम, इस तरह का एक वृक्ष पाया जाता है जिसको ब्रासिल के नाम से जाना जाता है। और ये अमेजन बेसिन में बड़ी बड़ी तादाद में पाया जाता है, इसलिए इसको ब्राज़ील नाम दिया गया। यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण आर्द्र, कहने का मतलब इक्वेटर गैलापागोस और अमेजन के ये जो माउथ है, यहाँ से होकर के इक्वेटर आपको मैप में दिख रहा है। यहाँ से ब्राज़ील लगभग इक्वेटर पर इसकी अवस्थिति है। इस कारण से यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट प्राप्त होती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर अमेजन बेसिन में काफ़ी बड़े जंगल पाए जाते हैं। आपको अगर आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अमेजन बेसिन में जो आग लगी थी वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। तो इसलिए यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण आर्द्र। और यहाँ पर एक बालसा नाम की लकड़ी भी पाई जाती है। और बालसा लकड़ी संसार की सबसे हल्की लकड़ी मानी जाती है, जिससे नौकाएं एवं कॉर्क बनाई जाती हैं। जिससे क्या है? बोट्स बनाए जाते हैं। और कॉर्क जो हम बच्चे खेलते हैं, कॉर्क, वो किससे बनाई जाती है? बालसा लकड़ी से बनाई जाती है। नौकाएं भी हल्की होती हैं जो कि वो पानी में न डूबे। और यहाँ पर आपको सिनकोना के वृक्ष, सिनकोना किसके काम आता है? कुनेन से क्या? मलेरिया बीमारी को दूर किया जाता है। और यहाँ पर आपको कार्नोबा वृक्ष भी मिलेगा। कार्नोबा वृक्ष से मोम निकाला जाता है और वो मोम पेंट और पॉलिश में यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा अहितकर पॉइंट ये है कि यहाँ वृक्षों की सघनता है, दलदल भूमि है, और जो अस्वास्थ्यकर जलवायु है। जलवायु कैसी है? ज़्यादा हॉट है, बारिश ज़्यादा है, वेजिटेशन ज़्यादा है। इसकी वजह से ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए यानी मानव के रहन सहन के लिए ये जगह अमेजन बेसिन उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी और जगह हुआ करती हैं। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में आपको ज़्यादातर ह्यूमन हैबिटेशन साउथ अमेरिका के ईस्ट की ओर यानी पूर्वी उच्च भूमि में आपको ह्यूमन हैबिटेशन ज़्यादातर यहाँ मिलेगा। कारण ये है कि यहाँ की जलवायु ठीक है और यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन है उसका किनारा भी यहाँ मिलता है, जिससे यहाँ रोजगार के साधन भी मुहैया होते हैं। यहाँ से आपको कोई भी माल
शिप करना है तो उसको उस पर लोड कीजिए और उसको भेज दीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं ब्राज़ील के कुछ एक खनिज के बारे में। मिनास गेराइस राज्य में उत्तम कोटि के मिनास गेराइस राज्य में उत्तम कोटि के लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर अभ्रक के भी विशाल भंडार मिलते हैं। इटावरा इटावरा ब्राज़ील का लौह अयस्क केंद्र है, यानी लौह अयस्क खनन केंद्र है। ब्राज़ील मैगजीन का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है। कहने का मतलब मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पराना नदी पर इटेपू बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। बेलमोंटो बांध जीवू नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? बेलमोंटो बांध कौन सी नदी पर बना हुआ? जीवू नदी पर। बोल्टा रेटोंडा ब्राज़ील का पहला इस्पात कारखाना है। कौन सा? पहला इस्पात कारखाना है। और ये कहाँ पर अवस्थित है? साओ पोलो और रियो के बीच में परेवा घाटी। कौन सी? परेवा घाटी में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। सेंटोस यहाँ का प्रमुख औद्योगिक नगर है और कहवा निर्यातक बंदरगाह है। दोस्तों, वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील पूरे साउथ अमेरिका कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है और इसका शिपमेंट यानी इसको भेजना, एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? सेंटोस बंदरगाह से। इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। मुख्य निर्यात क्या क्या करता है? कहवा, कपास और लौह अयस्क, कोको और चीनी इसलिए करता है क्योंकि कहवा, कपास और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। साओ पोलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर व दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। साओ पोलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। नगरीय समूह जैसे टोक्यो, योकोहामा, न्यूयॉर्क, मैक्सिको सिटी के बाद 4th स्थान इसका आता है। किसका? साओ पोलो का। रियो डी जनेरियो ग्वानबारा की खाड़ी के तट पर सुंदर नगर है और इसको मैग्निफिसेंट नगर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का सेकंड मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान आता है अर्जेंटीना का। और अर्जेंटीना काफ़ी समृद्ध देश है क्योंकि यहाँ पर अरेबल लैंड, जैसा कि वीडियो में हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपको अरेबल लैंड किस में मिलेगी? अर्जेंटीना और उरुग्वे में ज़्यादातर आपको अरेबल लैंड मिलेगा। और जहाँ पर आपको अरेबल लैंड मिलेगा तो वहाँ पर पशुपालन, उद्योग, व्यापार सभी का विकास अधिक मात्रा में होता है। अर्जेंटीना के दक्षिण में आपको मैगलन स्टेट के दक्षिण में आपको मिलेगा साउथ अमेरिका कंटिनेंट के दक्षिण में आपको मिलेगा टेरा डेल फ्यूगो। क्या मिलेगा? टेरा डेल फ्यूगो मिलेगा, जिस पर आधे पर अधिकार किसका है? अर्जेंटीना का, और आधे पर अधिकार किसका है? चिली का। टेरा डेल फ्यूगो को मैगलन स्टेट साउथ अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करता है। तो दोस्तों, अर्जेंटीना में आपको पशुपालन काफ़ी मात्रा में मिलेगा और इन बृहद पशुपालन केंद्रों को किस नाम से जाना जाता है? एस्टेंसिया। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप लर्न कर लेना, एस्टेंसिया। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से नोट कर लेना, क्योंकि अगर फजेंडा पूछा जा सकता है, ब्राज़ील और इधर वेनेजुएला की तरफ जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। तो इसी प्रकार से अर्जेंटीना में जो बृहद पशुपालन केंद्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है?
एस्टेंसिया। तो दोस्तों अभी तक हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के फिजिकल और पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में बातचीत की। लगभग काफ़ी डिस्कशन हो चुका है और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा जिसमें आपको पॉलिटिकल फीचर्स को बिल्कुल क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर करूँगा। तो तब आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आई होप आपको ये जानकारी बिल्कुल अच्छी तरह से प्राप्त हुई होगी। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देखें तो अपने सामने एक ऑक्सफोर्ड का मैप खोल करके रखें जिससे आप उन चीज़ों को लोकेट भी यानी मैप पर लोकेट करते चलें और इसका बार बार रिवीजन करें जिससे आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के फिजिकल फीचर्स के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी हो। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अपनी रिप्लाई कमेंट करके ज़रूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।